नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज की एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आप देख पाएंगे क्या चल रहा है देश में हाल, जम्मू कश्मीर के क्या है हाल, पाकिस्तान और भारत मैच कब और कैसे देख पाएंगे, इसके अलावा क्या टीमों का ऐलान हो गया है तो कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं भारत और पाकिस्तान का मैच। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने किस तरीके से मोदी सरकार को घेरा और क्या चल रहा है बॉलीवुड में शाहरुख खान के बेटे के साथ, सारा हाल इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। अमित शाह ने श्रीनगर के नौगांव में शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी को दी सरकारी नौकरी, परिवार से भी मिले। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। इसके बाद वह सीधे नौगांव पहुंचे और वहां शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद धर के परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी फातिमा को जम्मू कश्मीर प्रशासन में सरकारी नौकरी दी। अमित शाह ने नियुक्ति का पत्र भी इंस्पेक्टर की पत्नी फातिमा को सौंपा है। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री कश्मीर के लोगों में एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की यह उनकी पहली यात्रा है। इस दौरान वह घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमित शाह का स्वागत किया, जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। दोस्तों गृह मंत्री दिन में बाद में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और श्रीनगर शारजाह की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके यहां एक युवा क्लब के सदस्यों के साथ बातचीत करने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले किया टीम का ऐलान, जानिए किसे मिला मौका। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रविवार को होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए 12 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान बाबर आजम के हाथों में होगी। भारत के खिलाफ बड़ा मुकाबला होने की वजह से शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने इस मैच से 24 घंटे पहले ही अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इन्हीं 12 खिलाड़ियों में से प्लेइंग 11 चुनी जाएंगी। दोस्तों आईसीसी की रैंकिंग में भारत दूसरे जबकि पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 विश्व कप में 5 बार आमने सामने हुई। हर बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। पिछली बार 2016 के T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तब विराट कोहली ने 37 गेंदों में 55 रन की पारी खेली थी। इस दौरान विराट ने 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया था। इससे पहले दोस्तों 2014-2012 के विश्व कप में भी भारत ने पड़ोसी मुल्क को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार 2007 के विश्व कप में झेलनी पड़ी थी। तब भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहला T20 विश्व कप जीता था। इससे पहले 39 साल के शोएब को शोएब मकसूद की जगह T20 विश्व कप की टीम में चुना गया। वैसे दोस्तों बात की जाए पाकिस्तान की 12 सदस्यीय टीम का, तो पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम कप्तान के रूप में, आसिफ अली, फकर जमा, हैदर अली, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, सादाब खान, शोएब मलिक, हारिश रऊफ, हसन अली और शाहीन अफरीदी को शामिल किया गया है। दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव तो यह रहा कि पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को टीम में जगह नहीं मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के बाद 2 साल कम हुई लोगों की उम्र, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी कि जीने की औसत उम्र 2 साल कम हो गई है। ये बात मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज के वैज्ञानिकों ने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पर बताई है। आईपीएस के अनुसार भारत की महिलाओं और पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2019 की तुलना में 2 साल घट गई है। आईआईपीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यकांत यादव ने कहा कि पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.5 साल हो गई है। ये 2019 में 69.5 साल थी। वहीं महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल हो गई है। पिछले साल ये 69.8 हो गई थी। इस स्टडी में लेंथ ऑफ लाइफ इनइक्वलिटी यानी कि आबादी के भीतर जीवन की अवधि में भिन्नता पर भी गौर किया गया और पाया गया कि 35 से 69 साल के पुरुषों पर कोविड का प्रभाव सबसे अधिक था। इस स्टडी में कहा गया कि 35 से 79 साल के लोगों में सामान्य वर्षों की तुलना में 2020 में कोविड संक्रमण की वजह से अधिक मौतें हुई और 35 से 69 आयु वर्ग का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
फैजाबाद जंक्शन का नाम होगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ वहां का कायाकल्प भी हो रहा है। इसी कड़ी में अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन जंक्शन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। जानकारी के मुताबिक फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन बदलने का फैसला हो गया है। यानी इस बात पर मोहर लग गई है कि जल्द ही इस स्टेशन को अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ महीनों पहले इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। दरअसल राम मंदिर मॉडल के अनुसार ही अयोध्या रेलवे स्टेशन की भव्यता दी जा रही है। उसी प्रस्ताव के साथ अयोध्या से सटे जिला दरियाबाद बाराबांकी पर सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के सवाल पर कुछ महीने पहले उत्तर रेलवे महाप्रबंधन आशुतोष गंगल ने कहा था कि इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। तब महाप्रबंधन ने यह भी कहा था कि अयोध्या में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन का आकार प्रकार इस प्रकार का होगा कि ट्रेन से उतरते ही श्रद्धालुओं को एहसास हो जाएगा कि वह एक आध्यात्मिक पौराणिक नगरी में पहुंच चुके हैं। स्टेशन का निर्माण भगवान राम के मंदिर के मॉडल की तर्ज पर ही किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने किसानों और महंगाई के मुद्दों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा सरकार नाकाम थी नाकाम है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं, महंगाई और सीमा जैसे जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार नाकाम थी नाकाम है। उन्होंने ट्वीट किया, किसान परेशान है, महंगाई पहुंची आसमान है, सीमाओं पर घमासान है, भारत तो तब भी महान है, पर केंद्र सरकार नाकाम थी नाकाम है। जी हां दोस्तों, दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी पहले भी केंद्र पर कई बार हमला कर चुके हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। हालांकि अब तक इस मुद्दे पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानी। ऐसे में कई महीनों से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा राहुल ने अपने ट्वीट में महंगाई का भी जिक्र किया। देश में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पहली बार देश में पेट्रोल 120 रुपए और डीजल 110 रुपए के पार पहुंच गया है। इसके अलावा त्योहारों पर सीजन के आगमन के साथ ही किराना सामानों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिकायतों के बाद हजारों मस्जिदों से घटाई गई लाउड स्पीकर की आवाज, यहां से हुई शुरुआत। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने दुनिया के सामने मिसाल पेश करते हुए मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज घटा दी है। यह फैसला इसलिए किया गया ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी न हो। अजान की तेज आवाज से लोगों को कई दिक्कतें हो रही थी। दरअसल यहां अधिकतर लोगों को चिड़चिड़ेपन और अवसाद यानी कि डिप्रेशन की शिकायत हो रही थी। ऐसे मामलों पर गंभीर विचार विमर्श के बाद इंडोनेशिया की मस्जिद परिसर की सिफारिश पर अमल करते हुए लोगों को इस मामले में राहत दी गई है। काउंसिल के पदाधिकारियों के मुताबिक देश की मस्जिदों में से ज्यादातर का साउंड सिस्टम ठीक नहीं था, जिसके चलते अजान की आवाज जरूरत से ही कहीं ज्यादा तेज आती थी। द जकार्ता पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले पर अमल की शुरुआत ग्रेटर जकार्ता एरिया से की गई। इस काम के लिए सैकड़ों टेक्नीशियंस की मदद ली गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल देश की 70,000 मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज कम हो गई है। इस फैसले के बाद देश में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। वहीं कैपिटल सिटी जकार्ता और आसपास के मस्जिदों से हुई शुरुआत के बाद अब देश के बाकी शहरों में भी यह सिलसिला जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रूज ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट, आर्यन खान का एनसीबी पर आरोप, पुरानी व्हाट्सएप चैट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, क्रूज ड्रग्स मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ड्रग्स की जब्ती के मामले में उन्हें फंसाने के लिए व्हाट्सएप चैट को गलत तरीके से पेश कर रही है। आर्यन फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में है और उनकी जमानत याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उनके वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एंटी ड्रग एजेंसी अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच पर छापा मारने के बाद एनसीबी को मेरे पास किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला। अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को छोड़कर मेरा किसी भी अन्य आरोपियों के साथ कोई संबंध नहीं है। जिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र एनसीबी कर रही है उनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। वो चैट बहुत पहले के हैं। उन कथित चैट्स को किसी भी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता, जिसके लिए गुप्त सूचना मिली थी। व्हाट्सएप चैट्स की व्याख्याता जांच अधिकारी ने जिस तरह की है वह पूरी तरह से गलत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एनसीबी पर तंज, कहा हम हीरोइन नहीं हीरोइन पकड़ते हैं, इसलिए हमारी कोई चर्चा नहीं होती। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की सक्रियता पर गहरा तंज कसा है। ठाकरे ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति से ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के नशीले पदार्थ सिर्फ महाराष्ट्र में मौजूद हैं। 4 दिन पहले मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस ने 25 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि उन्होंने हेरोइन पकड़ी थी, हीरोइन नहीं। सीएम ने आगे कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की पूरे देश में प्रतिष्ठा है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें हमारी मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस पर अभिमान होना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से कहा कि मुझे लगता है कि हेरोइन जब्त करने के लिए पुलिस को सम्मानित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की काम भी खबरें देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।